गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो अपना लास्ट टॉपिक था उसमें हमने फ्रीऑन के बारे में पढ़ा था कि जो फ्रीऑन है ये होता क्या है, इसका जो बनाने की विधि है वो क्या होती है और इसका जो नामकरण है वो क्या होता है, जिसके आधार पे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीऑन है ये क्या होती है, अक्रियाशील होती है। अक्रियाशील होने के कारण ये हमारे लिए पृथ्वी पर किसी प्रकार से भी हानिकारक नहीं है, लेकिन हानिकारक ना होते हुए भी ये क्या है, हानिकारक है। कहते हैं ना, कुछ लोग साइलेंट पीस होते हैं, अचानक अटैक करते हैं, हमें लगता नहीं है आप ये अटैक कर देंगे, लेकिन फिर भी क्या है, अटैक करते हैं। उनको देखने से नहीं मालूम चलेगा कि भाई ये अटैक करेंगे। जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि होशियार तो होते हैं लेकिन क्या दिखाई नहीं देते हैं। उनको बोलते हैं साइलेंट अटैक करने वाले। अचानक रिजल्ट आता है, जैसे कि अपने एग्जाम्पल बायो के अंदर साक्षी बच्ची, कभी उसने दिखाया नहीं, उसने अचानक रिजल्ट दिया। हालांकि हमें मालूम था, उसकी रिपोर्ट आती थी हमेशा, लेकिन क्या है, चुपचाप वो पढ़ाई करती रही, उसे किसी का मतलब नहीं रहा, और अचानक उसने बोलता विस्फोट कर देना, विस्फोट कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो अपने पास फ्रीऑन है ये अक्रियाशील है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। लेकिन जब फ्रीऑन समताप मंडल में जाती है, लेकिन जब फ्रीऑन कहाँ जाएगी, समताप मंडल में जाएगी। समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत है। तो ये जो फ्रीऑन है, फ्रीऑन सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, फ्रीऑन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में अपघटित होकर ये हो गया आपका फ्रीऑन। फ्रीऑन कोई सी भी हो सकती है आपके पास, क्योंकि फ्रीऑन है क्या आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें फ्रीऑन से क्रिया कर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करती है। क्लोरीन मुक्त मूलक। तो जब फ्रीऑन गैस समताप मंडल में पहुंचेगी तो वहां पर उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके साथ क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ये अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, जो ओजोन परत के एक अणु से O3 से क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्योंकि मुक्त मूलक धनायन व ऋणायन की तुलना में सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जहां पर भी मुक्त मूलक होगा वहां होने वाली क्रिया क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और वहां पर क्या मिलेंगे आपको, मुक्त मूलक मिलेंगे। तो जो क्लोरीन मुक्त मूलक जैसे ही बनेगा, ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कहाँ अटैक करेगा, ओजोन परत के एक अणु के ऊपर। ओजोन परत का जो अणु है ये किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड के अंदर। किस में हो जाएगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक। अर्थात ओजोन में जो 3 परमाणु है उसमें से एक ऑक्सीजन क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करेगी और क्या बना देगी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक। और ओजोन परत किसमें टूट जाएगी, O2 के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है मुक्त मूलक है, ज्यादा क्रियाशील है। ये ओजोन परत के दूसरे अणु पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक। और जो ओजोन का जो अणु है वो ऑक्सीजन अणु में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरह से मुक्त मूलक बनते जाएंगे और ये ओजोन अणु पे क्या करेंगे, अटैक करते जाएंगे। तो अपने चारों ओर जो ओजोन की परत है उसमें जो ओजोन अणु उपस्थित है, ओजोन अणु उनका क्या होता जाएगा, विखंडन होता जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। इन छिद्रों के कारण देखो छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे।
इन छिद्रों के कारण सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी और यदि वो हमारी त्वचा के संपर्क में आती है तो हमारी त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कई बार स्किन कैंसर तक हो जाते हैं। इस तरह से ओजोन परत का क्या होता है, अपघटन होता है। ये जो अक्रिया है ये सतत रूप से चलती रहती है, मुक्तमूलक बनते रहेंगे। जब तक मुक्तमूलक बनते रहेंगे तब तक ओजोन परत का विखंडन होता रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ओजोन परत का अपघटन कहेंगे। इस प्रकार से फ्रेऑन गैस के कारण ओजोन परत का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो ये तो बड़ा हो गया आपके पास, ओजोन परत का क्या हो गया, अपघटन हो गया। अब श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया क्यों कहेंगे, क्योंकि अभिक्रिया में मुक्त मूलक लगातार बनते रहेंगे और ये ओजोन परत पर अटैक करते रहेंगे, जिससे ओजोन परत का क्या हो जाएगा, अपघटन, और हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन अणु मिलेगा आपके पास। तो यदि आ जाए क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपके पास कि फ्रेऑन गैस किस प्रकार से ओजोन परत का अपघटन करती है, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अभिक्रिया के माध्यम से। तो ये तो हो गया आपके पास ओजोन परत का क्या हो गया, अपघटन, जो कि एक श्रृंखला अभिक्रिया है। इसके पश्चात आपके जो ओजोन परत है इसके बारे में एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास यहाँ कि जो फ्रेऑन गैस अक्रियाशील होते हुए भी किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो वहां आपको यही चीज बतानी पड़ेगी कि ओजोन परत का क्या कर देगी, ये अपघटन कर देगी। कैसे करेगी आपको समझा दिया है मैंने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फ्रेऑन के बारे में पढ़ा था, जिसकी बनाने की विधि, उसका जो नामकरण है वो पढ़ाया था। उसके बाद जो फ्रेऑन गैस है ये अक्रियाशील होते हुए भी किस तरह से हानिकारक होती है, अर्थात ओजोन परत का क्या होगा, अपघटन होता है। तो ये तो हो गया आपके पास फ्रेऑन गैस। फ्रेऑन गैस के पास नेक्स्ट आएगा आपके पास डीडीटी। डीडीटी भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है या डीडीटी का उपयोग क्या होता है। डीडीटी आपने सुना होगा कि जब बारिश के मौसम में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन इस पे बैन लगा हुआ है क्योंकि डीडीटी एक स्थायी यौगिक है। क्या है, ये एक स्थायी यौगिक है जिसको छिड़काव करने के बाद ये 300-400 साल तक जैसा है वैसा ही मिट्टी में पड़ा रहता है, जिसके कारण मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अतः इस पे बैन लगा दिया गया है, इसका छिड़काव कहीं किया नहीं जाता है। ये अपने आप में कीटनाशी होता है। क्या है, ये कीटनाशी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, डीडीटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है पैरा डैश, ऑर्थो पैरामेटा मैंने पढ़ाया था आपको, उसके अनुसार है पैरा डैश। डी मतलब है, पहला जो डी है उसका मतलब डाइक्लोरो। दूसरा डी का मतलब है डाइक्लोरो, डाइफेनिल। और टी का मतलब है ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसकी फुल फॉर्म है पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, एक लाइन ऐसे खींचनी है आपको और दो लाइनें क्रॉस करते हुए खींचना है। इसके हमें एक लाइन ऐसे खींचनी और दो लाइन क्रॉस करते हुए यहाँ पे लास्ट वाले जो 3 पॉइंट है वहां क्या लगाना है आपको, सीएल लगाना है, ये सीएल। यहाँ लगाना है आपको क्या, हाइड्रोजन। बाकी 2 पॉइंटों पे हमें क्या लगाना है, फेनिल समूह। ये रहा, ये हो गया आपके पास फेनिल समूह, जिसकी पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, सीएल आएगा। तो ये पैरा, यदि हमने इसको पैरा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, पैरा डैश। तो
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा डैश, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, 2 फेनिल समूह है, डाई फेनिल, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो, ये कार्बन है भाई, क्या है ये, कार्बन। तो कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथेन कहेंगे। तो नाम क्या हो गया, पैरा, पैराडैश, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राई क्लोरो, और क्या हो जाएगा, एथेन। ये DDT की क्या है, फुल फॉर्म है। क्या है ये, DDT की फुल फॉर्म है। पैरा, पैराडैश, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। तो ये तो क्या होगा, DDT, ये फुल फॉर्म। इसके बाद स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि एक बार इसका आईयूपीएसी नेम पूछ लेता है आपसे। अब आएगा इसके बनाने की विधि। इसको बनाना कैसे है, जब फिनोल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल के हमें दोनों लेने हैं। ये फिनोल की अभिक्रिया क्लोरेल के साथ, क्लोरेल, इसके साथ, क्लोरेल के साथ, सॉरी इसको थोड़ा सही तरह दिखाना है। क्लोरेल की संरचना ये होती है, देखो H, तीन Cl है, ये हो गया आपके पास क्या, क्लोराइल हो गया आपके पास यहाँ पर। ये यहाँ दिखाना है बेटा आपको, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेना आपको। फिनोल की अभिक्रिया दूसरी है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का हमें क्या लेने हैं, 2 अणु लेने हैं। और ये हो गया क्लोराइल, ये लो क्लोराइल। क्लोराइल मैंने आपको बताया था, क्लोराइल आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरोफॉर्म की संरचना बनाइए, उसका आईयूपीएसी नाम लिखिए आप। ये तो हमें DDT बनाना है। तो जब क्लोरीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया क्लोराइल के साथ कराई जाती है, कैसे, वो देखो आप, ये हमें पैरा, ये मेन समूह है, मुख्य, ये मुख्य समूह हो गया इसकी, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो स्थिति है, ये मेटा, ये क्या हो जाएगी, पैरा। ये मुख्य समूह है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये क्या हो जाएगा भाई, पैरा हो गया पास यहाँ। तो पैरा स्थिति पर हाइड्रोजन उपस्थित है, ठीक है। क्लोराइल में हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन पे तो ऊपर ले जाओ आप, और जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर लो आप नीचे। इससे अभिक्रिया करने में क्या इजी रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन से हमें क्या करनी है, हाइड्रोजन निकालनी है, और क्लोराइल से क्या लेनी है, ऑक्सीजन। तो देखो क्या बन जाएगा, जल का अणु बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर, जल का अणु बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। बाकी सभी को जोड़ दीजिए, कार्बन से कौन, इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, दोनों फेनिल समूह पैरा स्थिति पे जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगी संरचना, ये रही, ये आपके Cl हो गया, ये Cl, जहां से R1 टूटा है वहां के बन जाएगा, R1 बन जाएगा। ये कार्बन, ये कार्बन, इससे क्या आ गया, हाइड्रोजन। बाकी अगले कार्बन से 3 Cl जुड़ेंगे, 3 Cl। ये इसको हम क्या कहेंगे, DDT कहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पैरा, ये पैरा डैश, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 3 Cl आ रहे हैं भाई, देखो ट्राइक्लोरो, ये क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन, क्या बन जाएगा, एथेन। तो इस तरह से DDT बनाया जाता है। DDT अपना आप में क्या है, कीटनाशी है। इसका उपयोग, इसका जो उपयोग है वो खेती बाड़ी में खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, क्लोराइल से क्रिया करानी है, ये हमें ध्यान देना है। अब क्रिया कैसे होगी ये ध्यान देना आपको। तो ये हो गया आपका DDT का क्या हो गया, आपका निर्माण हो गया।
DDT के बाद नेक्स्ट आएगा आपका BHC। तो DDT के बारे में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहला, इसकी फुल फॉर्म क्या है तथा इसकी संरचना बनाइए। दूसरा, DDT बनाने की विधि बताइए। तो विधि आपको बता दी, बिल्कुल सिंपल विधि है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा BHC। आज ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है BHC। BHC इसको बोलते हैं बेंजीन। बी मतलब हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन हेक्सा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है। इसका दूसरा नाम है गैमेक्सेन। इसको गैमेक्सेन कहते हैं। इसको हम लिंडेन कहेंगे, इसी को हम 666 कहेंगे। BHC को बाजार में, मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? गैमेक्सेन के नाम से, लिंडेन के नाम से, और क्या हो जाएगा 666 के नाम से जाना जाता है बाजार में। इसको ये कीटनाशी का काम करता है। किसका काम करता है? कीटनाशी। ये होता है क्या है? कीटनाशी। DDT होता है ना, उसी की तरह क्या है, ये कीटनाशी है जो खरपतवार में काम में आता है। BHC का जो गामा रूप होता है, गामा BHC, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन आता है कि BHC का कौन सा रूप ज्यादा क्या होता है? सक्रिय होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो आंसर क्या रहेगा? गामा BHC। कई बार यह आता है कि BHC का जो गामा रूप हो ज्यादा सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि इसका आकार छोटा होने के कारण। आकार क्या है इसका? छोटा। आकार छोटा होने के कारण इसकी जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता वो क्या होती है? अधिक होती है। तो गामा BHC ज्यादा क्रियाशील क्यों है, ज्यादा सक्रिय क्यों है? क्योंकि इसका आकार छोटा होने के कारण इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण BHC का गामा रूप क्या होता है? ज्यादा सक्रिय होता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो ठीक है, BHC के बारे में आपने पढ़ लिया। अब जो BHC है, इसके बनाने की विधि क्या है? बिल्कुल सिंपल विधि है। तो देखो, जब बेंजीन की अभिक्रिया, हमारे पास बेंजीन, जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये तीन आबंध आगे हुए, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है। जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्लोरीन का बेंजीन के द्विआबंध में क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि एल्कीन, एल्कीन वाले में पढ़ाया था 11वीं क्लास में आपको, कि एल्कीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है, हैलोजन से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? हैलोजनीकरण, अर्थात हैलोजन द्विआबंध में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, और द्विआबंध एकल आबंध में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखो Cl2 है, कितने द्विआबंध है? 1 2 3, 3 द्विआबंध है। प्रत्येक पर 2 क्लोरीन जुड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 3 द्विआबंध है, तो 6 क्लोरीन चाहिए, तो हमें 3 अणु लेने पड़ेंगे। ये योग हो रहा है, कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी। तो एक क्लोरीन यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, छठी कहाँ है जी? यहाँ पर, जिससे द्विआबंध क्या टूट जाएगा, और हर कार्बन के पास क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। ये देखो, ये द्विआबंध टूट गया, प्रत्येक कार्बन से क्या आ जाएगी? Cl। क्लोरीन का क्या हो गया? योग हो गया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसका नाम हो जाएगा 6 क्लोरीन है, बेंजीन हेक्सा क्या हो गया? क्लोराइड। 6 को बोला हेक्सा बोल दिया, Cl क्या? क्लोराइड हो जाएगा। इसका आयुर्वेद नाम हो जाएगा 1 2 3, कहीं भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा क्लोरो।
6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन हेक्सा क्लोरो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हमें क्या मिलेगा, BHC। इसी को हम क्या कहेंगे, BHC, जो कि क्या होता है, कीटनाशी होता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, BHC का निर्माण होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन से कराई जाती है तो योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन के द्विआबंध में क्लोरीन का क्या होगा, योग होगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, BHC बना दिया है। BHC होता क्या है, उसकी संरचना बनाइए, उसका आयुर्वेद नाम बताइए। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया है। इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा पूरे चैप्टर में से उस टॉपिक का नाम लिखे, उस टॉपिक का नाम लिख के मेरे व्हाट्सएप कर दे, ताकि अगली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में एक बार हम रिवीजन लेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूरे चैप्टर में से जहाँ प्रॉब्लम आई है उस टॉपिक को मेरे पास भेजना है, उसकी फ़ोटो भेजनी है, ताकि मैं अगले टॉपिक में उसके बारे में एक बार दोबारा पढ़ा दूँ। तो अगले चैप्टर में अगला जो पार्ट रहेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद अपना अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड चैप्टर फिनोल के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक जितना पढ़ाया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है या किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरे पास व्हाट्सएप कर दे, ताकि अगले टॉपिक में हम उसको डिस्कस कर दें।